मेरे एक दोस्त थे जिनके पास इमरान खान साहब का नंबर था। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने व्हाट्सएप नंबर पे उनको मैसेज किया। अच्छा, कोई मुझे उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई रिस्पांस आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे वो पीएम थे। भागते हुए मेरा एक जो लड़का मेरे साथ काम करता वो आया, बोले यार पीएम ऑफिस से कॉल आई है। इमरान खान ने उन्हें बोला कि यार अभी तुमने नहीं किया ना तो जिंदगी और पछताते रहोगे। इमरान खान की एडवाइस पे उन्होंने अपना स्टार्टअप किया और उसके बाद उन्होंने वही स्टार्टअप सिस्को को $600 मिलियन में सेल किया। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट बाय ऑफ द स्कूल की इस नए एपिसोड में खुश आमदेद। आज एक मेहमान ऐसे मेरे साथ मौजूद हैं जो हमें कई हवालों से अज़ीज़ हैं और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत काम किया रोबोटिक्स के हवाले से। मैंने ख़ुद इनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखी और ये उस ज़माने में हमें रोबोटिक्स की चीज़ें सिखाते थे कि जब पाकिस्तान में अमूमन उतना शऊर किसी को नहीं होता था इस काम के हवाले से। लेकिन जहाँ पर हमें इनको देख के खुशी होती है, एक बहुत ही फ़ाल किरदार इस माशरे के हर हवाले से सरगर्म, खैर के बहुत से कामों में इनका हिस्सा रहता है। वहीं पर अफसोस ये है कि अब शायद ये हर समझदार पाकिस्तानी की तरह पाकिस्तान को अलविदा कहकर फर्स्ट वर्ल्ड मूव हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नबील भाई। नबील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी आमद का। इतने महंगे पेट्रोल के ज़माने में आप हमारे पास अपना पेट्रोल ला के आए हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच नजम भाई फॉर द इनविटेशन और जज़ाकल्लाह फॉर द इंट्रोडक्शन। यार आपसे बड़ा सीखा हमने। और जब हम जिस टाइम से आप मुलाकात हुई थी उस टाइम शायद हम 8-9 साल के होते थे, तब से जानते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसका एक तो हमने कभी गैप सोचा आया। भी नहीं था कि हम इस तरह से बैठे हुए होंगे कभी। ज़ाहिर है पाकिस्तान में कौन ऐसी चीज़ सोचता है। और हमें तो मीडिया के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत देर से अवेयरनेस चीज़ें आई। और लेकिन चले ठीक है, जो भी हमने ज़िंदगी में किया करते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैं आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपसे बहुत सारे ताल्लुक़ है हमारा। आपने यहाँ पर जो ऑफ द स्कूल से कनेक्टेड बगदादी मस्जिद है यहाँ से हिफ्ज़ किया है। आपको आपकी फ़ैमिली के हवाले से हम जानते हैं। NED में आप हमारे सीनियर रहे हैं। फिर रोबोटिक्स के हवाले से जब मैं ऑफ द स्कूल में चीज़ें कर रहा था तो आपसे बहुत कुछ सीखता रहा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हम आज तक बहुत कुछ सीखते रहते हैं। मैं एक बात यहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि आपका एक वाक़या ऐसा है कि जिसमें मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी दिलचस्पी है कि आपने रोबोटिक्स और स्टेम लर्निंग के हवाले से एक प्राइम मिनिस्टर को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया PM को ही सीधा मैसेज कर दिया और नंबर कहीं से यहाँ वहाँ से लेकर, और आपको उसका जवाब भी आया और फिर आप इस्लामाबाद भी गए। क्या वो कहानी थी, फिर उसका हुआ क्या? यार वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी और ये कहानी ना मैं लोगों को तब सुनाता हूँ जब लोग बोलते हैं यार तुम इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हो ना। ठीक है, हो सकता है हर बंदे के अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन इमरान खान के 2-3 इंसिडेंट हैं जो पर्सनल मेरे साथ कुछ हुए, कुछ मेरे दोस्तों के साथ हुए, जिसकी वजह से मैं उसे लाइक करता हूँ। जब इमरान खान साहब PM थे तो उस टाइम पे इन लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, आपको याद होगा, कामयाब जवान के नाम से। उसमें डिफरेंट टाइप के टेक स्किल्स के ऊपर कोर्सेज थे, नेफ्टेक ने ऑर्गेनाइज करवाए थे और नेफ्टेक ने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके उसको लॉन्च किया था। तो उसमें एक प्रोग्राम था रोबोटिक्स का। अब क्योंकि रोबोटिक्स मेरा अपना कोर स्किल सेट है, मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो मुझे उस टाइम जब मैंने देखा उनकी अनाउंसमेंट तो मुझे लगा कि यार मैं कोई वैल्यू ऐड कर सकता हूँ इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो मेरे एक दोस्त थे जिनके पास इमरान खान साहब का नंबर था। तो मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बोला यार मैं ख़ुद तो बात नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नंबर दे देता हूँ व्हाट्सएप, तुम खुद बात कर लो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने व्हाट्सएप नंबर पे उनको मैसेज किया और मैसेज में उन्हें पूरी स्टोरी लिखी कि भाई मैं रोबोटिक्स में मेरा यही एक्सपीरियंस है कि ये काम मैं कर चुका हूँ और मैं आपके इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकता हूँ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ताकि हमारे बच्चों को ज़्यादा अच्छा सीखने को मिले। अच्छा, कोई मुझे उम्मीद नहीं थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई रिस्पांस आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उस टाइम पे वो PM थे तो नॉर्मली बिजी होते हैं। लेकिन हुआ क्या नहीं, कि मेरे तो जहन में नहीं था कि कभी ज़िंदगी में मैं ऐसी कहानी सुनूंगा कि एक आदमी ने बिल्कुल ऐसे ही। PM का नंबर पकड़ के व्हाट्सएप कर दिया उसको। तो फिर हुआ ये कि जब मैंने उन्हें मैसेज किया, नेक्स्ट डे सुबह के 9 साढ़े 9 बज रहे थे मेरे। अच्छा, उस टाइम पे नंबर मैंने एक शायद किसी जो दिया था उन्हें, तो मेरा मोबाइल रखा हुआ था और मैं मीटिंग में बिजी था। भागते हुए मेरा एक जो लड़का मेरे साथ काम करता वो आया, बोले यार PM ऑफिस से कॉल आई है। मैंने कहा PM ऑफिस से? बोला हाँ बात करें। जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला यार आपने PM साहब को मैसेज किया था, आपकी एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में, तो हम जो है वो देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपको यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम के। उसके बाद मेरी जो नेफ्टेक के डायरेक्टर हैं उनके साथ मीटिंग सेट हुई। मैं उसके 2 से 3 दिन बाद इस्लामाबाद गया और जो मेरी एक्सपर्टीज़ थी, जो मैं वैल्यू ऐड कर सकता था, वो मैंने उन्हें अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। फिर वो कराची आए, उनकी टीम, फिर उनकी पूरी एक समझ लो वो लंबी कहानी है। लेकिन वहाँ से मुझे फ़ील हुआ कि यार एक बंदा जो सिटिंग PM है,
वो इतना सिंसियर है कि उसे ये पता था कि यार ये चीज़ है और ये वाला इदारा इसको मैनेज कर रहा है और ये बंदा शायद वैल्यू ऐड कर सकता है, तो उसने कनेक्ट करवा दिया। नेफ्टेक क्या था और आपने उनके साथ क्या फिर किया? नेफ्टेक जो है ना, नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान में जितने भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स होते हैं ना, तो वो नेफ्टेक एक गवर्नमेंट का इदारा है जो इसे सर्टिफिकेशन और ये सारी चीज़ें देता है। तो वो जो कोर्स कंटेंट उन्होंने डिज़ाइन किया था डिफरेंट लोगों के साथ मिलके, तो उसको पूरा रिव्यू किया था और बताया था कि यार इसमें कहाँ कहाँ चीज़ें ऐड हो सकती हैं और इसको किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उन्होंने वो जो कंटेंट बनवाया था वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलके नहीं बनाया था, एकेडमिक्स के लोगों के साथ बनाया था। तो इंडस्ट्री इनपुट उसमें ज़रूरी था। तो इस वजह से मुझे एक क्लासिकल बहस है ना, हमने एनईडी में जब पढ़ते थे कि भाई ये टीचर इंडस्ट्री का एक्सपोजर है नहीं है, इनको सिर्फ थ्योरी आती है नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आप मैंने कि आगे फील्ड में भी ये मसाइल हैं। यस, तो ये एक इंसिडेंट पर्सनली मेरे साथ हुआ, तो इसलिए जो है मैं डाई हार्ड फैन हूँ। अब कोई कुछ भी कहता रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि बंदा जेन्युइन है। अरे बाल वो तो एक सियासी दायरे इंसान के दूसरा एक और जो इंसिडेंट हुआ था, हम रोबोटिक्स पे रहते हैं भाई थोड़ा सा। दूसरा एक जो इंसिडेंट है वो सिर्फ बता इस वजह से रहा हूँ मैं कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। दूसरा इंसिडेंट ये हुआ, मेरे एक जानने वाले हैं, यूएस में होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी, एनईडीएन है वो भी इत्तेफाक से, यूएस में पिछले 40 साल से हैं, तकरीबन 40-45 साल से। वो बंदे हैं जिन्होंने SD वैन का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ही वॉज द इन्वेंटर ऑफ SD वैन। ठीक है, बताया ना ऑडियंस को भी, सबने तो नहीं पढ़ा होगा। तो SD जो इंटरनेट, आसान लफ्ज़ों में समझ ले, जो इंटरनेट के अंदर कम्युनिकेशन होती है ना, तो उसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूज़ होती है। तो उस प्रोटोकॉल को डेवलप करने वाला एक पाकिस्तानी एनईडीएन है, ठीक है। उन्होंने सिस्को के अंदर तकरीबन 16 साल जॉब की, ठीक है। और 16 साल जॉब करने के बाद उन्हें लगा कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो बहुत कन्फ्यूजन में थे कि यार मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं, रिस्क लूं या नहीं लूं। तो इमरान खान, शौकत खानम के चक्कर में जाते थे, तो वो जो है उन्हें हेल्प करते थे फंड रेजिंग में। तो उन्होंने इमरान खान से डिस्कस किया कि यार मैंने जॉब कर रहा हूँ, वेल सेटल हूँ, मैं स्टार्टअप करना चाह रहा हूँ अपना, तो करूँ या नहीं करूँ। तो इमरान खान ने उन्हें बोला कि यार अभी तुमने नहीं किया ना तो ज़िंदगी और पछताते रहोगे, तो क्विट योर जॉब एंड स्टार्ट डूइंग एट योर ओन। फिर इमरान खान की एडवाइस पे उन्होंने अपना स्टार्टअप किया, जो उनका कहना है कि मेन मेरे लिए मोटिवेशन था इमरान खान। और उसके बाद उन्होंने वही स्टार्टअप सिस्को को $600 मिलियन में सेल किया। सिस्को को $600 मिलियन में $600 मिलियन, अगर ऑडियंस को समझाना चाहें आप, तो $1 बिलियन के लिए IMF से हमने लिया, जिसकी वजह से ये पेट्रोल और ये कहानी है। तो $400 मिलियन अगर ऐड कर दें 600 मिलियन में, या 1 बिलियन में से 400 माइनस कर दें, तो ये 600 मिलियन की वर्थ बनती है। तो इमेजिन करें कि इतना इंटेलेक्चुअल बंदा और इतने वर्ल्ड क्लास की चीज़ बनाने वाला जब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो देयर माइट बी समथिंग। जाहिर है आपने कहा कि देखिए आजकल हालात ऐसे हैं कि आप किसी भी सियासतदान के बारे में कुछ गुफ्तगू करें तो उस पर पूरा एक मुकदमा बन जाता है, कौन किसके हक में, कौन किसके खिलाफ है। सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई है कि इतना पोलराइज हमें होना नहीं चाहिए था। लोगों को हक है वो अपने पसंद का नापसंद का इजहार कर सकें, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर रह के बड़े मसाइल हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो रोबोटिक्स की आपकी जर्नी रही, ये कहाँ से शौक पैदा हुआ? और आपका एक बड़ा मशहूर इंसिडेंट ये है कि आपने अपने वलीमे में एक रोबोट को खड़ा किया। उस रोबोट का नाम कहाँ है, उसकी शादी वादी आपने करवा दी, वो कहाँ होते हैं आजकल रोबोट? तो रोबोट का बड़ा अच्छा सा सिलसिला, मतलब कोई हमारा वो शौक नहीं था, टेक्निकल चीज़ करने का शौक था। रोबोटिक्स इटसेल्फ कोई वो नहीं था कि बचपन का ख्वाब हो। लेकिन जब NED में गए हम, तो NED में आपको पता है फर्स्ट ईयर में बचकाना हरकतें होती हैं, तो सेक्शन A-B का फड्डा चलता रहता है। जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, शायद हर यूनिवर्सिटी में होता होगा मसला, होना भी चाहिए हेल्दी कॉम्पिटिशन। तो सेक्शन A के जो लोग थे, मेरे दोस्त, उन्होंने, दोस्त तो नहीं थे, सेक्शन A वाले थे ना, अब दोस्त हैं वो, खैर उस टाइम नहीं थे, उस टाइम राइवल्स थे। तो उन्होंने एक रोबोट बनाया जिसकी वजह से ना पूरी हमारे डिपार्टमेंट उनकी वाह वाह हो गई। अब हमसे ये बर्दाश्त ना हो पाया, तो हमने बोला इनको नीचा दिखाएंगे। सिर्फ उनको नीचा दिखाने के लिए हमने एक रोबोट बनाया, और वो अल्लाह का शुक्र है अच्छा बन गया। तो वहाँ से हमारा एक जो लव है ना रोबोटिक्स के लिए, वो स्टार्ट हुआ। और फिर इतना ज़्यादा स्टार्ट हुआ कि हमने 4 साल रोबोटिक्स के ऊपर ही काम किया। उससे फ़ायदा, आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में थे, रोबोटिक्स के ऊपर काम किया। और फिर उस काम को अच्छा करने से फ़ायदा ये हुआ कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली साउथ कोरिया जाने के लिए, अगेन रोबोटिक्स में, ठीक है। और फिर वो 2 साल जब मास्टर्स करा, तो उसमें मेहनत से काम किया, उसमें अच्छी पब्लिकेशन हुई। तो जर्मनी और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मैंने PhD के लिए अप्लाई किया, वहाँ मुझे PhD ऑफर हुई। तो वो जो लोग, आपने कोरिया में, साउथ कोरिया में रोबोटिक्स में मास्टर्स किया? ओके। तो कैसा एक्सपीरियंस था साउथ कोरिया का? साउथ कोरिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। मतलब अगर मुझे मौका दिया जाए ना, अगर मुझसे पूछा जाए कि यार साउथ कोरिया रहना चाहोगे ज़िंदगी भर, तो इट्स अ गुड प्लेस टू लिव इन।
लोग बहुत अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं हमसे ज़्यादा। मेरी टीचर थी लंदन में, मैंने जब वेस्टमिंस्टर से पढ़ा तो उनका जाना हुआ साउथ कोरिया। उन्होंने मुझे एक बात कही आके, उन्होंने कहा जिससे तुम पाकिस्तान को जरा कंपेयर करो लंदन से, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में लंदन से बहुत पीछे है, यूके से यानी कि तो मुझे ऐसा लगा कि साउथ कोरिया से यूके बहुत पीछे है। तो मैं थोड़ी देर सोचता था कि यार ये कैसे मैं इस बात को समझूंगा, क्योंकि हमने तो भाई यूके तक ही देखा है और यूरोप देखा है। नहीं, ऐसा ही है, क्योंकि उसका जो एक रीज़न है ना वो ये है कि साउथ कोरिया बाद में आज़ाद हुआ तो उसकी डेवलपमेंट बाद में हुई। ये लोग पहले ही डेवलप कर चुके थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका पहले का डेवलप हुआ है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यू बनाना मुश्किल काम है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन साउथ कोरिया जब आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद जब वो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो उस टाइम टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया मेरे ख्याल से यूएस से भी बहुत आगे है। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि जो डेली चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं आप। हमारी क्लास में भी एक मेरी क्लास फेलो थी हिबा लतीफ़ी, वो भी गई थी साउथ कोरिया मेरी लैब में गई थी वो। अच्छा, वहाँ पे के लैब में गई थी। ओके ओके। मुझे बताया पाकिस्तान में जो रोबोटिक्स पे आपने काम किया उसका क्या नतीजा निकला, क्योंकि हम यहाँ पर ऑफ द स्कूल में अब माशाल्लाह से 2600 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो 100 रुपये में पढ़ा रहे हैं, वेलफेयर मॉडल है। लेकिन मैंने इस बात का बड़ा ख्याल किया कि अर्ली क्लासेस से स्टेम एजुकेशन जो है वो उसको इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पर रोबोटिक्स पे काम होता है, हम गेमिंग सिखाते हैं बच्चों को, AI सिखा रहे हैं, स्कूल में भी सिखा रहे हैं, स्कूल के अलावा वीकेंड पे भी कोर्सेज करवाते हैं। तो जाहिर है कि जो स्कूल में इन्वेस्टमेंट आपकी होती है उसका रिजल्ट बहुत देर में निकल के आता है, बड़ा पेशेंस का काम है। आपने बहुत से स्कूल्स में जाके स्टेम लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाया, मैं देखता रहा आपका काम। तो क्या जर्नी रही, क्या मसाइल थे, क्या चैलेंजेस थे, क्या आउटकम निकला? देखिए, स्कूल के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमने कराची से लेकर पेशावर तक तकरीबन 200-250 स्कूल्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया ना, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं, ये हम लिबर्टी ले सकते हैं ना कि हम जनरलाइज बात कर सकें। तो हम जनरलाइज करने के लिए भी बहुत बड़ा डेटा है, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा है और उसमें शहर भी हैं, उसमें गाँव भी शामिल है, सारी चीज़ें। तो हमने एक चीज़ देखी कि स्कूल में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है टीचर, मतलब अच्छा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। उसके रीज़न बहुत सारे हैं कि सैलरी जाहिर सी बात है, आप जब कम दे रहे हैं तो कोई अच्छा टैलेंट आपके पास आएगा ही नहीं, ठीक है। और ये अच्छे स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि 40-40 हज़ार रुपये एक बच्चे से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन टीचर को 40,000 ही पे कर रहे हैं या 50,000 पे कर रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से आप कुछ भी करिकुलम बना लें, आप ग्रो नहीं हो सकते हैं जब तक आप टीचर को इज़्ज़त नहीं देंगे। जैसे फिनलैंड के अंदर टीचर को एक बाकायदा इज़्ज़त दी जाती है, कोई बताता है कि मैं टीचर हूँ फिनलैंड में, तो उसे बड़े अच्छी निगाहों से देखा जाता है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर वालों को अच्छी निगाहों से देखा जाता है ना कि हाँ भाई इसके आस पैसे अच्छे होंगे, इंटेलेक्चुअल होगा। तो जब तक पाकिस्तान में इस तरह का फ्लेवर नहीं मिलेगा टीचर को, तब तक आप कोई भी करिकुलम बना लें। तो ये पहला मसला है। दूसरा बड़ा मसला है स्कूल इंडस्ट्री का, अनफॉर्चुनेटली, कि शायद 98% जो स्कूल ओनर है ना वो बेचारा एजुकेशनिस्ट नहीं है। उसका फॉर एग्जांपल कोई ठेला था, कोई स्क्रैप का कारोबार था, उसमें उसने पैसे बना लिया। अब उसे लगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो उसे लगा कि यार इसकी फ्रेंचाइज ले लेता हूँ, उसकी फ्रेंचाइज ले लेता हूँ, अपना स्कूल खोल लेता हूँ। फ्रेंच फ्राइज से फ्रेंचाइज तक का सफर है वो। तो ये जो प्रॉब्लम है ना स्पेसिफिकली, जिसकी वजह से एजुकेशन, देखें बिजनेस तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो बिजनेस तो करना है, लेकिन हर बिजनेस का एक उसूल होता है। फॉर एग्जांपल आप जिंगर बना रहे हैं, तो जिंगर के अंदर तेल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप पैसा बनाएं, पैसा बनाने को मना नहीं किया जा रहा, लेकिन तेल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चिकन अच्छी होनी चाहिए। तो स्कूल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि वो जो तेल है ना वो गल सड़ चुका है। अरे अभी हम सही कह रहा हूँ, हमारे पॉडकास्ट में पिछले हफ्ते वकार भट्टी साहब आए, वो हेल्थ जर्नलिस्ट है। उन्होंने एक बात बड़ी अहम की, उन्होंने देखें जो आप समोसे और ये बर्गर वगैरह खा रहे ना, आप कभी इस तेल को गौर से देखें तो ये तो इंजन का काला शरीर यूज्ड ऑयल होता है ना, उससे ज़्यादा ये बुरे हाल में होता है इस्तेमाल शुदा ऑयल। तो तालीम में भी हम वैसे ही सोच वैसे ही हमारे ना इसमें, क्योंकि हमने थोड़ा सा ना रेस्टोरेंट का बिजनेस भी किया है, तो जस्ट टू ऐड यू, आपने बहुत कुछ किया। यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे अगर कोई 200-300 का भी अगर कोई जिंगर दे रहा है ना, तो वो कैंसर से कम नहीं है। अच्छा, अब हम मज़े से खा रहे होते हैं कि यार 300-350 का खा लो, लेकिन अगर आप उसकी ROI निकालें ना तो कैलकुलेशन ही नहीं बनती कि वो आपको 300 या 350 में दे सके। इन्वेस्टमेंट निकालें अगर हम, तो वो यही करता है, फिर वो तेल जो है वो महीने चलाता है और वो तेल की हालत जो हो जाती है। खैर, तो एजुकेशन में भी यही मसला है। तो ये जो 2 रीज़न है ना मेनली, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, ठीक है। और फिर जो लास्ट बड़ा रीज़न, लोग आपको मिले कि जो रोबोटिक्स को समझते हो, जिनका पैशन हो, जो करवाना चाहते हैं, मतलब अगर 250 स्कूल में मैं बोलूँ ना तो 2 स्कूल ओनर ऐसे मिले होंगे जो वाकई में इसको समझते हैं। बाकी लोगों ने इसको एज अ मार्केटिंग टूल के तौर पे ज़्यादातर यूज़ किया। उसका रीज़न ये है कि पेरेंट्स की तरफ अवेयरनेस नहीं है,
ठीक है। पेरेंट्स की सिर्फ एक चीज़ पर फोकस है कि ग्रेड अच्छे आ जाएं, और वो इसी चीज़ के ऊपर फोकस रहता है मासेस में। मतलब अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स की भी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये मतलब माजरत के बाद एजुकेटेड पेरेंट्स के यहाँ ज़्यादा मसला है ये। हाँ, तो कि उनको ज़्यादा शौक होता है ए ग्रेड लेने का और पेरेंट्स जो है ना लाने का। ये नहीं समझेंगे ना कि हमारे बच्चे के लिए किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए, तब देखिए स्कूल ओनर जो ये स्कूल है ना एक बिजनेस है, वो ही आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जिसकी डिमांड आएगी पेरेंट्स की तरफ से। तो पेरेंट्स की डिमांड है ग्रेड, तो वो आउटपुट में ग्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स की डिमांड आने लग जाए ना कि मेरा बच्चा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसके अच्छे टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए, तो ये स्कूल मजबूर हो जाएगा इस तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करने में। तो ये फिर कैसे पेरेंट्स में शऊर आएगा? पेरेंट्स में जब शऊर आएगा जब पेरेंट्स थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा, खैर ये बड़ा लंबी डिबेट है हमारे यहाँ। बच्चे जो पेरेंटिंग है उसको तो समझा जाता है कि बस हो जाती है ना, लेकिन पेरेंटिंग एक पूरी एक साइंस है। हाँ। उसको समझने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ तो लोग वो भी चीज़ नहीं देखते ना, तो पेरेंट्स की तरबियत का कुछ एक तमाम जाहिर है कि एक ऐसा मसला है कि जिसमें कोई आउटपुट नहीं है, मतलब कि कोई इसमें पैसे का मसला जुड़ा हुआ नहीं है। तो वो ऐसा तो कोई स्कूल खोलेगा नहीं तो साथ को पेरेंट्स को सिखा रहा हो, तो वो पेरेंट्स को सिखा नहीं सकते आपने। ये पूरा माशरा है जो मिलके बनता है। इसका आसान सा आपने अगर वो देखना है ना कि हमारी जो माशरा है उसका रुझान क्या है, तो आप जन्नत मिर्ज़ा के फॉलोवर्स और उसके व्यूज़ देख लें, और एक ERDC डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन पे काम करता है, इदारा, शायद आपने सलमान साहब का नाम सुना हो, उन बेचारे के सब्सक्राइबर और व्यूज़ देख लें, तो आपको पता चल जाएगा पेरेंट्स किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। इकबाल का शेर है कि ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। तो ये मसला हमारे माशरे का। तो मुझे बताएं यार ये मायूसी का क्या करें। मैं आपसे भी अर्ज़ कर रहा था पॉडकास्ट से पहले कि मेरे साथ एक बहुत ज़ाती एक मसला चल रहा है जिसने मुझे डिप्रेस कर दिया है। मेरे सर्किल से हर महीने एक बंदा उड़ जाता है, यानी उड़ने से बता दी कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाता है। अब आप भी चंद महीनों के यहाँ पे मेहमान हैं, आप भी कैलिफोर्निया चले जाएंगे और कैलिफोर्निया जा रहे हैं। तो ये मायूसी का हम क्या करें पीछे रहने वाले, और आप भी क्या मायूस होकर सोसाइटी से जा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता था आप तो डुअल नेशनलिटी के खिलाफ तकारीर करते थे। आप तो हमें बताते थे कि भाई कि जिसने दूसरा पासपोर्ट रखा उसने जुर्म किया, अपनी वतन के साथ मुखलिस रहो, दूसरा पासपोर्ट ना रखो। ये वाला सॉरी आपको ऑकवर्ड कर रहा हूँ मैं आपको इसको ना आसान करके बताता हूँ कि क्यों टैलेंटेड लोग पाकिस्तान, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान जो वापस आया था ना, जर्मनी में मैं 2015 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम जर्मनी में मैं महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाता था 2015 में, ठीक है, PhD के साथ। सही, गुड मनी। वो छोड़ के पाकिस्तान आने का वन ऑफ द, बहुत सारे रीज़न थे, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ये भी था कि यार जो मुझे स्किल सेट है तो पाकिस्तान में वो स्किल सेट मुझे डेवलप करना है ताकि पाकिस्तान ग्रो हो सके टेक्नोलॉजी में और ये सारी चीज़ें। लेकिन मैंने आने के बाद देखा कि भाई पाकिस्तान छोड़ो, मेरा जो टेक्निकल स्किल है उस पर जंग लग रहा है। तो जितना भी टेक्नोलॉजी का लोग हैं ना जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके अपने स्किल्स में जंग लग रहा है, क्योंकि कोई चीज़ R&D है ही नहीं, आप कहाँ देंगे, ठीक है। पाकिस्तान में IT सिर्फ इसलिए बूम कर रही है क्योंकि IT को एक्सपोर्ट किया जा रहा है बाहर के लिए। अगर आप बोले ना कि बाहर एक्सपोर्ट नहीं करनी, पाकिस्तान में काम करना है, तो IT भी गिर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में इटसेल्फ तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट उस तरह से नहीं होती। लेकिन उतनी उठ भी क्यों नहीं पा रही जो हम नंबर सुनते थे नारों में, वादों में, कि भाई के पाकिस्तान जो है इंडिया की तरह इतने $1 बिलियन लेके आएगा, रीजन वो क्यों नहीं हो पाया? उसका रीज़न है हमारा रिसोर्स। जैसे हम बोलते हैं ना पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, पाकिस्तान में जॉब्स ऑनेस्टली इस वजह से नहीं है क्योंकि हमारा जो यूथ है ना वो सुस्त और काहिल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हमारा अपना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा पाशा और PSEB, पाशा एक इदारा है जो सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, PSEB पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, इन्होंने और सिस्टम लिमिटेड इस तरह की कंपनीज से मिलके एक करिकुलम डिज़ाइन किया जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे थे, ठीक है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे अगर रजिस्टर हो रहे हैं ना, तो सीखने वाले सिर्फ 5 से 10 निकल रहे हैं, ठीक है। ये तो हर जगह का मसला तो अगर आपने IT की ग्रोथ बढ़ानी है ना, तो उसके लिए आपके पास रिसोर्स होना चाहिए ना। प्रोजेक्ट तो मैं ले लूँगा, लेकिन प्रोजेक्ट मुझे डिलीवर करने के लिए 100 बंदा हायर करना है। लेकिन वो तो 100 बंदा क्या, अब तो पिछले साल 8 लाख लोग चले गए, इस साल पता नहीं कितने, 8 लाख 10 लाख चले आएंगे। तो ये जो इतना बड़ा रिसोर्स गैप जनरेट होगा, तो ये तो और हमें मुश्किल में डालेगा, लाजमी सी बात है। अब देखिए 1.5 साल पहले था, 1.5 साल या 2 साल पहले तक जो टेक्निकल अच्छा रिसोर्स था ना, वो जो पाकिस्तान में रहना चाह रहा था वो खुश था कि हाँ ठीक है यार, मैं बाहर से रिमोट बैठ के पैसे कमा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, ज़िंदगी चल रही है, जो मसले मसाइल हैं, इन्फ्लेशन को मैं पकड़ के रखूंगा, ठीक है।
तो वो चल जाता था। लेकिन जो पिछले 1-2 साल में हमने देखी है ना चीज़ें, जो शायद हमें पहले देख लेनी चाहिए थी या नहीं देखनी चाहिए थी, अब ये एक बड़ी डिबेट है। तो उसको देखने के बाद ना लोग ये सोचते हैं कि यार यहाँ पे तो रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, ठीक है, तो अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं बाहर जा सकता हूँ तो मैं बाहर चले आऊँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि खुदा ना खास्ता अगर मेरी गाड़ी की टक्कर हो जाती है किसी वीगो वाले से, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि वो मुझे मार दे और उसको कुछ हो, ठीक है, तो देयर इज नो गारंटी। अभी एक इंसिडेंट हुआ है, वो देखा आपने, तो जो बच्चों पे गाड़ी चढ़ा दी, गाड़ी चलाई, अब देखें ना वो जो इंसिडेंट है ना, इसकी वजह से तो फाइनेंस इज नॉट द इशू। खासतौर पे टेक्नोलॉजी के लोगों के लिए ना पाकिस्तान में, बल्कि उनके लिए जन्नत है कि अगर वो $2000 भी कमा रहे हैं तो यहाँ पे उनके 6 लाख रुपए बन जा रहे हैं। और पाकिस्तान में 6 लाख अभी भी एक अच्छा अमाउंट है मंथली, जिसमें आप एक अच्छी लग्जरी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये, वो इस चीज़ से डर रहे हैं कि यार मेरा बच्चा, मेरी बहन या मेरी माँ, उसके साथ अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो सुनवाई नहीं है। और इंसिडेंट होने का भी कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। होना कि मेरा फड्डा हो, मैंने किसी के लेके चीज़ भागी हो तो मेरे साथ मसला हो जाए, मैं आम बंदा हूँ, किसी का सर घूम गया, वो मुझे मार देगा क्योंकि उसे पता है कि उसका कुछ नहीं होने वाला। तो मेनली मुझे लगता है जो लोग जा रहे हैं वो इस वजह से जा रहे हैं, पैसों की वजह से नहीं जा रहे। नहीं, मतलब आपकी बात ठीक है, एक वजह ये भी है, लेकिन चूंकि शायद आप जिस सर्कल में हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मसाइल नहीं है मॉनेटरी, लेकिन जाहिर है कि मैं जिन लोगों के साथ यहाँ पे स्कूल में काम कर रहा हूँ, जिन फैमिलीज़ के साथ, तो वहाँ यहाँ से जाने की जो नंबर 1 वजह मुझे नज़र आती है वो पैसे ही हैं। भाई आप मुझे बताएं ना, अब एक कमरे के घर में 23,000 रुपये का बिल आया है इस महीने। मैंने एक बिल देखा जिसके अंदर वो 1 या 2 यूनिट या 0 यूनिट्स थे, बिल्कुल पूरा महीना बंद रहा वो, और उनके 8-10 हज़ार रुपये बिल आ गया। तो एक सेब के ठेले वाला हमारे इलाके में रहता है, वो कह रहा है निज़ाम भाई मेरा 15,000 रुपये बिल आया है कमरे का, मैं कैसे दूंगा, डायरेक्ट नहीं दे सकता। तो वो तो एक अजीब सी जो इन्फ्लेशन आई है जिसका कोई सर पैर नहीं है। अभी हम आपके पास आने से पहले देखे थे 22 रुपये फिर पेट्रोल पे बढ़ा रहे हैं, वो 20 रुपये दूध पे बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की रिग्रेसिव टैक्सिंग होगी, एक आम आदमी, शरीफ आदमी को बिल्कुल ही आप क्रश कर देंगे, तो जाहिर है या तो वो खुदकुशी करेगा, वो चोरी करेगा, वो लड़ेगा, वो छीनेगा, या वो मुल्क से राह फरार जाएगा। वो फिर बेचारे कश्ती में जाते हैं और कश्तियाँ डूब जाती हैं, फिर यहाँ पर वो सफ़े मातम बिछ जाती है, फिर वो कहते हैं जी अभी हम रेट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम देखेंगे क्या है। भाई क्या देखेंगे आप, इसका ना तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इसका ना कोई हल सामने नज़र नहीं आता। ये वो फ्लो है जो हमें अगले 2-3 साल बाद पता चलेगा कि एक्चुअली रिजल्ट क्या है। कोई भी शायद इस टाइम पे ना प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है, क्योंकि जिन्होंने हल किया है ना ये प्रॉब्लम, शायद उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको सॉल्व या स्टेबल कैसे किया जाए। ठीक है, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं अब उनके लिए उम्मीद की बात कोई है, या बस ये कि अब भाई उम्मीद की उनके लिए ये है, अगर जो पीछे रह गए हैं इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हल ये है कि थोड़ी मेहनत करें, यूट्यूब को यूटिलाइज करें मैक्सिमम। और इस टाइम पे ना यू डोंट नीड बहुत कोई हाई फाई स्किल टू अर्न मनी इन डॉलर्स। ठीक है, मेहनत ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे 1 साल स्कूल में इतने कोर्सेज करवा रहे हैं और कितने लोग मेरे बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, सैलानी इतना करवा रहा है, आप लोग कितना करवा रहे हैं, जेडीसी वालों ने। मसला है कि इस टाइम पे क्योंकि आपने सैलानी के तस्करा ना, सैलानी है, जेडीसी है, फिर वो जो बनो फाउंडेशन है, बनो काबिल जो है इनका है, जमात इस्लामी का, तो बहुत सारे लोग हैं, दैट्स ट्रू। और मैं देख रहा हूँ कि 15, 16, 17 साल के लड़के लड़कियाँ भी जो है अगर थोड़ा सा स्किल एक्वायर कर लें तो वो पैसे कमा लेते हैं। अगेन प्रॉब्लम वही है कि सुस्ती को बीट करना है आपको काहिली से जान छुड़ानी है। आप देखें इंडिया का, मैं एक देख रहा था इंडिया का ना, लोग इस तरह बोलते हैं उनकी हुकूमत तो ठीक है जो कर रही है, लेकिन वहाँ पे मैं एक देख रहा था पॉडकास्ट, एक गांव में एक बंदा है, उस छोटे से गांव में उसने 250 बच्चों को कंटेंट राइटिंग सिखाई। ठीक है, उस कंटेंट राइटिंग से वो उन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई, और एक एफिलिएट ब्लॉगिंग कहलाती है एक चीज़, एक एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है, लोग खुद जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो वो सिर्फ ब्लॉगिंग और एफिलिएट वेबसाइट से महीने के $300-400 घर बैठ के कमा रहे हैं। तो यार, और इसके लिए ना अब तो ख़ास तौर पे चैट जीपीटी आने के बाद ना कंटेंट राइटिंग भी बहुत आसान हो गई है। लेकिन उससे जॉब्स कट नहीं होंगी कंटेंट वालों की, नहीं होगी ना। देखें हमेशा याद मतलब ये हो रहा है कि जहाँ पर 4 रिसोर्सेज लोग रखते थे ना, वहाँ पर 2 को फारिग कर रहे हैं, और वो 2 को उसी को फारिग कर रहे हैं, वीक हैं। यस ठीक है, तो अब ये इसमें टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, इसमें आपका मसला है कि आप अपना स्किल सेट अच्छा नहीं कर रहे। ये बिल्कुल उसी तरह से जब टाइपराइटर थे और शायद कंप्यूटर आए होंगे, तो जिन्होंने टाइपराइटर को सोचा होगा ना कि यार मैं टाइपराइटर पे ही रहूँ और कंप्यूटर पे नहीं आऊँ, तो उसकी जॉब चली गई होगी, लेकिन जो कंप्यूटर पे शिफ्ट हो गया होगा उसकी जॉब आगे बढ़ी होगी और उससे ज़्यादा स्किल। कहते हैं जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन ये देखें ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो पूरा एक
कानून हमने अप्लाई कर ही दिया है, अब तो हमने तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत ही रिग्रेसिवली अप्लाई किया है। अब इसमें एक मसला भी होता है, अगर हम थोड़ा सा इस मसले को ज़रा ह्यूमन कंपैशन के साथ देखने की कोशिश करें ना, कि मैं और आप तो टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए हैं ना, टेक्नोलॉजी हमारी कंपेनियन थी, हमारी दोस्त थी, और हम तो बड़े जो ना ललचाई भी निगाहों से टेक्नोलॉजी को देख के बड़े हुए हैं कि यार PNTM2 से सफ़र शुरू किया और पता नहीं फिर वो मशीनें बदलती गई और स्मार्टफोन हमारे हाथ में आ गए। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो मतलब बड़े नहीं हुए, टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, उनको मैं ये देखता हूँ कि वो ज़रा नफ्सियाती तौर पर दबाव में आ जाते हैं। मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ, एक साहब को मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनको जब कीबोर्ड से लैपटॉप पे शिफ्ट किया ना, तो वो परेशान हो गया कि यार मेरे तो हाथ ही काम नहीं कर रहे। तो ये एक पूरी नस्ल परेशान है। फिर दूसरा ये बताया, जो टेक्नोलॉजी में इतनी तगय्युर, इतनी तब्दीली, इतनी चेंज आता रहता है कि क्या हर इंसान ऐसी ज़हनी इस्तेदाद, कैपेबिलिटी रखता है कि वो टेक्नोलॉजी के पेस को कोप अप कर सके? देखिए, ये तो अंडरस्टूड बात है कि हर बंदा उस जो टेक्नोलॉजी का जो पेस है ना, वो तो आप और मैं भी शायद नहीं कर सके ना बहुत सारी चीज़ों में। तो हर बंदे की अपनी एक कैपेसिटी है, इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि आपके पास कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल, या तो आप कनाडा में रहते हो या फिनलैंड वगैरह में रहते हो, कि आप जॉब ना भी कर रहे हो तो आपको पैसे मिल रहे हो, आपकी हेल्थ हो, आपकी एजुकेशन हो, वो तो एक अलग चक्कर है। लेकिन इस टाइम क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो आप वो वाली चीज़ डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल तो उम्मीद नहीं है ना कि हमें हेल्थ फ्री मिल जाएगी या एजुकेशन फ्री मिलेगी, या अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट हर महीने जो है 50,000 रुपये या 25,000 रुपये हमारे अकाउंट में डाल ली होगी। ये तो नहीं होने वाला। तो जब ये नहीं होने वाला, तो हमें फिर वो सोचना चाहिए कि क्या हम खुद से कर सकते हैं। और देखें, ऐसा नहीं है कि आप और मैं जो है वो बड़े आसानी से कमा रहे हैं। मतलब आप और मैं भी जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इन सेंस कि हम हर दिन अपना न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, न्यू स्किल सीखने पड़ते हैं, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तब जाके हम उस लेवल पे आते हैं कि यार ठीक है, लोग बोलते हैं कि इनको काम आता है। अगर हम भी 6 महीने भी अगर हम अपने आप को थोड़ा सा वो लूज छोड़ते हैं ना, तो शायद हमें भी जो है वो अच्छी जॉब्स ना मिले। बिल्कुल। आज ही हमारे पास एक साहब आए, एक प्रिंट मीडिया से, वो बड़े परेशान थे कि यार नौकरी चली जाएगी, तो मैं कुछ नए स्किल आप लोगों के साथ यहाँ सीखना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने ना अपने स्टूडियो के एक इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया हुआ है। ये हमने NED से सीखा था। फिर नेस्ट आयो में जो जहाँ ने काम किया, वो बड़ा ज़बरदस्त काम था, पर ये बंद हो गया उसका, क्या कुछ कैटलिस्ट के नाम से हो गया। उनको हमने गुजारिश की है जहाँ से कि वो भी पॉडकास्ट में आया हमारे। तो मैंने देखा कि वो बड़े परेशान थे कि यहाँ पे काम सीखूंगा, तो हमने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है यहाँ पे। लेकिन मसला वो ये है ना नबील भाई कि किस तरह से कोप अप करेंगे हम, क्योंकि इंडिया को फिर हम अगेन देखते हैं, अब क्या करें, मजबूर है, वो चाहते ना चाहते हुए पड़ोस में देखना पड़ता है आदमी। जब वो छत से बाहर निकालती करते तो पड़ोस में जाती है। तो उन्होंने कैसे कर लिया, हम क्यों इतने पीछे रह गए? इंडिया का जो ग्रो का होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो ये है कि 1960s में ना इंडिया के जो लोग थे वो बाहर जाना शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। और उसमें गवर्नमेंट के लोन्स थे और सारी स्कीम थी कि एजुकेशन तो हमारे वाले भी जा रहे थे, टैक्सी हमारे वाले ना हमारे वाले जो है ना डिफरेंट पढ़ नहीं रहते, वो लोग पढ़ नहीं रहते ना। मैंने देखा यूके में, मुझे कई लोगों ने बताया कि जब PhD तक फ्री था उस वक्त भी नहीं पढ़ के दिया। नहीं पढ़ के दिया ना। तो आप बताए थे बाहर जाते इंडिया वाले। तो इंडिया वाले जो है ना वो बाहर गए 60s में, ठीक है। और फिर जब 60s में गए ना, तो इसका मतलब 2000 तक वो 40 साल तक गुजार चुके थे। इसका मतलब उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया था, उन्होंने अच्छी कंपनीज बना ली थी, अच्छा नेटवर्क और अच्छा स्किल सेट डेवलप कर लिया था। अब एक जो देसी बंदा होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे उसे याद अपना ही घर आता है। ये पता नहीं क्यों होता है। जैसे इस एज में ना हमें लगता है हमें जाना चाहिए, लेकिन हम भी अगर 20 साल रह जाएं तो हमें होगा कि यार पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस आए पैसा लेके, एक्सपर्टीज़ लेके, नेटवर्क लेके, और फिर वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी इस तरह की थी जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। तो उसकी वजह से बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। और फिर अभी भी इंडिया में बहुत गुर्बत है। ये तो हमें नज़र आता है ना कि इंटरनेट के ऊपर कि उन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन गुर्बत वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हर बंदा जो है वो अन्य वहाँ पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि एक डायरेक्शन उनकी सेट हुई है। हमारे साथ मसला ये है कि हम डायरेक्शन लेस चल रहे हैं इस टाइम। मतलब आगे सरकार उस तरह से गरीब नहीं है ना, उनके फॉरेन रिजर्व हैं, उनके पास एक डायरेक्शन है। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है ना वो है डायरेक्शन ना होना, और ये सबसे ख़तरनाक होता है। आप एज ए स्टूडेंट भी अगर है ना और आपको नहीं पता कि आपका डायरेक्शन क्या है, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन आपको पता है कि डायरेक्शन है, मुझे फॉर एग्जांपल यूट्यूबर बनना है या मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। अब हो सकता है उस डायरेक्शन पे चलते हुए 3 साल लग जाएं या 4 साल लग जाएं,
टाइम में मसला नहीं होता, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता ना तो फिर आप घूमते रहते हैं, और पाकिस्तान यही कर रहा है। यानी कि हमने एक बर्डनाइज लाइफ के लिए हमको रेडी रहना चाहिए। मैं जो आपके साहब से जिक्र कर रहा था वो हमारे प्रिंट मीडिया से आए, तो वो मैं बताते हैं 12 घंटे ज़्यादा दिन में हम काम करते हैं, लेकिन कोई फ़ख्र की बात नहीं है, तो शर्म की बात है, अफसोस की बात है कि भाई हम एक महज़ब माशरे के शहरी नहीं है, हमें 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, हमें जॉब भी करनी पड़ रही है, फिर फ्रीलांस भी करना पड़ रहा है, फिर ये तो और बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो मुझे बताएं ना, फिर ये हमारा जो स्टूडेंट है उससे हम ये भी तवक्को करते हैं कि भाई तुम इंटरमीडिएट में सही नंबर लेके आओ और आप अच्छी यूनिवर्सिटी भी पहुंचते हैं, NED भी तो जाने ना वो एक मसला है। तो उसके साथ जो है तुम यूट्यूब भी सीखो, अब तुम जो AI भी सीखो, अब तुम कंटेंट राइटिंग भी सीखो, तुम डिजिटल मार्केटिंग भी सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो। तो बच्चे का भी वो हैरानी से देखे होते हैं, सर हम क्या क्या सीखें, मतलब आपने तो हमारा बचपना, हमारी ज़िंदगी, ख्वाहिशात सब कुछ सीख लेना हमसे। मैं इसका ना आसान सा आंसर देता हूँ। मेरे ख्याल से ना आपको सीखना चाहिए एज ए स्टूडेंट ना, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अपने NED के 4 साल बता देता हूँ कि NED सुबह हम लोग निकलते थे शायद 7 बजे, ठीक है, 7 बजे निकलते थे और मैं घर वापस आता था। ये लास्ट 3rd ईयर और 4th ईयर की बात बता रहा हूँ कि डेली ये रूटीन था, सुबह 7 बजे निकलता था और रात में 12-1 बजे आता था वापस। उसका रीज़न ये होता था कि NED में पढ़ा आपने पहले, फिर उसके बाद आपने ट्यूशन्स पढ़ाए, फिर उसके बाद क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरनेट और ये फ्रीलांसिंग नहीं थी 2008 में, 2008 और 10 के दरमियान में, एटलीस्ट हमें नहीं पता थी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो अपने जो प्रोजेक्ट्स होते थे वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता था। तो आपको मेहनत इस तरह से करनी पड़ती है, आपको मेहनत ठीक है। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट ये बोल रहे ना कि मेहनत नहीं करनी और आपके पास सब चीज़ें चल के आ जाए, तो भाई ये पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। और इसमें मैं तो टोटली कसूरवार करता हूँ इस दौर में टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे 1 सिंगल क्लिक के ऊपर आपके सारी इन्फॉर्मेशन है और आप नहीं खुद चीज़ें सीख रहे, तो ये टोटली आपका कसूर है और आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे अगर आपने एजुकेशन ले ली है। दूसरी बात ये है कि लोग बोलते हैं कि यार अच्छे ग्रेड्स और उसके पीछे लगे हुए होते हैं, तो भाई इसका आसान हल मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अगर फॉर एग्जांपल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे ना, कनाडा, US या कहीं की भी, तो वहाँ पे आपकी जितनी अच्छी डिग्री होगी ना उसके नंबर उतने ज़्यादा होंगे, विच मीन्स कि इंटरनेशनली हर बंदा ये चाहता है कि डिग्री हो लोगों के पास। तो ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि डिग्री नहीं करो, सिर्फ स्किल्स ले लो। होना ये चाहिए डिग्री के साथ आपके पास स्किल्स होने चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि डिग्री होती है उसका स्किल नहीं होता, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। तो आपको ये चाहिए एज ए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर, जो भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी आपकी फील्ड है, BBA, तो उस फील्ड के अंदर 4 साल आपको मेहनत करनी है। और मेहनत आसान हल ये है कि आप इंटर्नशिप शुरू कर दें फर्स्ट ईयर से। हमारे यहाँ बच्चा तो एंड तक ये सोचता रहता है कि मैं इंटर्नशिप करूँ नहीं करूँ, क्या होगा, तो बस कैसे होगा। तो भाई आपको खैर सब हो सकता है, आप पाकिस्तान का मतलब है कि हमारे यहाँ बंदे 23 साल के होते हैं, वो बच्चे होते हैं भाई 22 साल में, तो बच्चे कैसे? अच्छा, बच्चे वो पता है किस चीज़ में होते हैं? बच्चे वो इस चीज़ में होते हैं कि उन्हें पैसा कमाना नहीं आता, इस चीज़ में नहीं आता, उन्हें उन नहीं आती हैं, ठीक है, वो उन्होंने किसी से नहीं सीखी होती। उन्हें टिकटॉक यूज़ करना आता है। आप बताएं ना, टिकटॉक किसी को यूज़ करवाना सिखाया? किसी इंस्टीट्यूट ने एजुकेशन दी? टिकटॉक पे किस तरह से रील्स बनानी है सब आ गया। तो भाई जो तुम्हारा अपना स्किल है उसके ऊपर तुमने क्यों नहीं मेहनत की? तो ये अब वो होता है ना ब्लेम गेम खेलना कि यार किसी को तो मैं बनाऊं कि यार इसकी वजह से इस टीचर ने नहीं पढ़ाया। अब वो दौर ही नहीं, दिल से निकल रही है आपकी बातें। वो दौर ही अच्छा, NED ने हमें ना मेहनत करना सिखाई, और आपकी बात बहुत मुझे याद आ रही है उस तरह से कि मैं जब पढ़ा था NED में, शाम में हमने ना ऑफ द स्कूल का आगाज़ भी उसी वक्त किया था जब मैं NED आया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने, फिर बाद में कंप्यूटर में चला गया, बहुत कुछ उल्टे काम करता था मैं तो मैंने उसी वक्त शुरू किया था ऑफ द स्कूल का प्रोजेक्ट यहाँ पर, फिर वो बढ़ता गया, बहुत से NED के दोस्त शामिल हुए। अब हमने ये किया है कि जो 9th क्लास सिंध भर की है, यानी कि सिंध बोर्ड जो कोर्स पढ़ाता है 9th क्लास में क्रॉस सिंध, उसके लिए सारा कंटेंट हमने बनाया है, डिजिटल नोट्स बनाए हैं, क्विज़ेस बनाए, लेसन बाय लेसन, उसके वीडियो लेसन बना दिए हैं कि यानी कि अब ना पढ़ने का कोई बहाना नहीं है। हमारे NED के एक बहुत ही मशहूर टीचर हैं सर शहाब तहजीब, वो इनॉग्रेशन के लिए आए थे हमारे टेक प्रोग्राम के। उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि भाई इस दौर में जाहिल रहने का, इग्नोरेंट रहने का
कोई बहाना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कई एडटेक प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान बड़े अच्छे कि जो ज़ाहिर है कि वो कमर्शियल बुनियादों पे कर रहे हैं और ज़ाहिर उनका हक है, अच्छा कर रहे हैं। अब हमारा काम तो बिल्कुल एक वेलफेयर वाला है, तो हमने ये वेलफेयर मॉडल लेके आ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बच्चों भाई पढ़ लो जाकर, अब तुम्हें शिकायत ये है ना कि टीचर क्लास में बात समझ नहीं आई, हमने उनके लिए पूरा कोर्स बना दिया और इंशाल्लाह इरादा ये है कि अगले साल तक हम 1 क्लास से 12th तक पूरा बना देंगे ऑनलाइन स्कूल, कि अगर आपको क्लास में टीचर की बात पसंद नहीं आई, टीचर पसंद नहीं आया, तो घर जाके तो पढ़ सकते हो ना। उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? मैं आपको देखें, मैं इसका आपको आसान हल बताता हूँ। आपको अगर ट्रेंड चेक करना है ना, आप यूट्यूब ओपन करें, ठीक है, और यूट्यूब पे आपको देख लें कि सजेशन क्या आ रहा है। तो पाकिस्तानी आवाम ज़्यादातर वो देखती है, और कीवर्ड सर्च होता है एक टूल ना, ठीक है, जो मार्केटिंग में लोग हैं उन्हें पता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो बहुत सारे ऐसे टूल हैं वो बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना सर्च आ रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में आप एजुकेशन लिखें और आपको वहाँ पे पता चल जाएगा उसका क्या सर्च आ रहा है। तो लोगों का इंटेंशन ही नहीं है यूट्यूब पे जाके वो इंडियन मूवीज़ देख लेंगे, क्रिकेट देख लेंगे, सारी चीज़ें देख लेंगे। भाई मैथ का अगर सवाल समझ में नहीं आ रहा वो भी लिख के देख लो, इंडियन ट्यूटर से पढ़ लो भाई। यार इंडिया में एक खान एकेडमी, वो तो बांग्लादेश के ना, वो तो बांग्लादेश खान एकेडमी। इंडिया में एक टीचर, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया कितना आगे हमसे ना, चंद्रयान वगैरह आप छोड़ दें वो तो बहुत ही ऊपर की चीज़ हो गई ना, लिटरली ऊपर, वो बहुत ऊपर की चीज़ है ना। इंडिया में एक टीचर था, फिजिक्स पढ़ाता था, वो फिजिक्स वाला, ठीक है। उसने, अच्छा, उसकी बड़ी अच्छी इंस्पिरेशनल जर्नी है, और वो ये माइंडसेट बताता है कि वहाँ के लोगों का डिफरेंट माइंडसेट क्यों है, ठीक है। तो फिजिक्स वाला ने अपनी जर्नी स्टार्ट की यूट्यूब से, ठीक है। उसे लगा कि यार ये जो नॉर्मल जो कोचिंग सेंटर है वो तो उस तरह से पढ़ा नहीं रहे, तो मैं तो चाहता हूँ बच्चे स्किल सीखें। तो उसने यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस बनानी शुरू की, और यूट्यूब पे फिजिक्स की सिर्फ वीडियोस डालता था। वो इतना ज़्यादा ग्रो हो गया फिजिक्स वाला। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसकी कंपनी इस टाइम पे $1 बिलियन से ज़्यादा की नेटवर्थ है। अब $1 बिलियन अगेन IMF के लिए, जो हम, एक बंदा जिसने एक कंपनी बनाई इंडिया में उसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी $1 बिलियन के लिए IMF के लिए रो रहे थे। यार क्यों नहीं बना पा रहे? बहुत सी कहानियां सुनी हमने, बहुत से रोना सुना है। आपकी दोनों मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पॉलिसी वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे बड़ा रीज़न है ना, वो हम खुद आवाम है। जैसे फिजिक्स वाला अगर पाकिस्तान में स्टार्ट करता है ना तो वो ग्रो नहीं होता, क्योंकि लोग उसकी वीडियोस ही नहीं देखते नेट पे सर्च करके। मैं यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ पे देखे, वहाँ पे स्कूल वालों की एटेक टीम का हौसला तोड़ मैं आपको सही बता, अब देखें फॉर एग्जांपल मैं जो पॉडकास्ट बनाता हूँ, कुछ 100 बच्चे तो आ गए हमारे एटेक प्रोग्राम में। अब मैं जब पॉडकास्ट, मैं जो मेरा पॉडकास्ट है वो स्पेसिफिक है स्टार्टअप फाउंडर से रिलेटेड ना, बहुत स्पेसिफिक नीश है, उसके आप व्यूज देख लें, ठीक है, तो मेरा होगा उसमें ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो जब लोग सर्च नहीं करेंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ ग्रो नहीं होगी। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम गवर्नमेंट पॉलिसी से ज़्यादा ना हम आवाम का है। हम जो है वो समझते हैं कि 9 to 5 हमने जॉब कर लिए तो बहुत तीर मार लिया, उसमें भी बहुत तीर नहीं मारते, तो बैठे हुए होते हैं वहाँ पे टिकटॉक देख रहे होते हैं, ठीक। एक यहाँ पे रिसेंटली एक कंपनी के साथ ना, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट इदारा है, उससे हमने सोलर पैनल लगवाया अपने पास ना, ठीक है। वो कंपनी बोलती है यार हमारे पास क्लाइंटेल नहीं आते ना कि सोलर पैनल लगवाना है। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या रीज़न है। तो जब मैंने उनसे सोलर पैनल लगवाया ना, तो उन्होंने 2.5 से 3 महीने लगा दिए उस प्रोसेस में। तो प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ लोग, पास भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस है ऐसा, हाँ, तो ये प्रॉब्लम है। वो हमारे इधर एक वाकिफ कार है, उनको रुला दिया उनको सोलर वाला, बस ये प्रॉब्लम। हालांकि बहुत अच्छा लोग भी काम कर रहे हैं। आपने तो माइंडसेट की बात की ना, मैं कुछ छोटा सा वाकया बताता हूँ। मैं लंदन में था, पढ़ रहा था, मास्टर्स कर रहा था। तो मेरे एक अजीज़ है वहाँ पर, हुसैन भाई, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, उन्होंने बड़े सपोर्ट किया मुझे। तो मैं ज़ोन 4 में रहता था, यूनिवर्सिटी सेंट्रल में थी, ज़ोन 1 में। हम उनसे मिलने के लिए कभी कभी ज़ोन 9 चले जाते, तो वो आखिरी ज़ोन है और वहाँ पे बड़े बड़े घर और बहुत ही अमीर लोग रहते हैं ना, सुपर रिच। तो वहाँ पर उनकी शॉप पर मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक वाक़या सुना के हैरान कर दिया। कहने लगा निज़ाम भाई, ये जो साहब है ना, ये इंडियन है,
मेरी शॉप पे, उनकी शॉप पे आया, जो भी काम था करके चले गए। कह रहे, मैंने उनसे पूछा कि आप इस इलाके में क्यों मूव हुए हैं, क्या वजह थी, तो उन्होंने बताया कि मैं सेंट्रल लंदन में रहता था और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर मैंने और मेरी वाइफ ने देखा कि लंदन का बेस्ट स्कूल कहाँ हमें मिलेगा और हम ताकि अपने बच्चे को वहाँ पे दाखिला करवा सकें। तो हमें मालूम है वो जोन 9 में है। अच्छा, जोन 9 में हम इसलिए मूव हो गए कि वहाँ पर आप जानते हैं, आप बाहर रहे हैं, कि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर आपको स्कूल में एडमिशन करवाने में प्रायोरिटी मिलती है, तरजीह मिलती है। तो वो कहते हैं कि वो अभी से वो प्रेग्नेंट है, तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया ताकि उनकी पैदाइश यहीं हो, यहीं पे रजिस्ट्रेशन हो, और ये स्कूल मैंने टारगेट कर लिया अपने बच्चे के लिए। अब मैं उस बच्चे के लिए जो भी पैदा होगा, डेली कम्यूट करता हूँ जोन 9 से सेंट्रल तक, और जोन 9 से सेंट्रल जाना भाई काम है, वो पूरा ना टाइम टेकिंग काम है। तो मैं हैरान परेशान सा हो गया। मैंने बोला भाई किस किस्म के मतलब सोच है। और उसके बरखिलाफ जो हमने, जाहिर है पाकिस्तान में बड़ी अच्छी मिसालें हैं, हम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिप्रिशिएटिंग बातें भी करते हैं, अच्छी मिसालें भी थी, लेकिन ओवरऑल जो वहाँ पे कम्युनिटी की सिचुएशन देखी ना, वहाँ पर यूके में यही था कि बस किसी पाकिस्तान में घर ले लो, उसको किराए पे चढ़ा दो, एक जो है वो गेट अवे होम ले लो बस। मैंने ना यूएस में जब गया तो वहाँ पे मेरी डिस्कशन हुई, जो यूएस में काफ़ी अरसे से लोग रह रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो इंडियन पेरेंट्स है ना, तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है ना, जो फॉर एग्जांपल मेंटल मैथ है, कोडिंग है, रोबोटिक्स है, तो इसमें इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इनरोल करवाते हैं, जबकि पाकिस्तानी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज़्यादा इनरोल नहीं करवाते हैं। तो ये एक माइंडसेट का डिफरेंस है, ठीक है। और हुकूमत वाली बात भी देखें ना कितनी अहम है, कि अब यहाँ पर हम लोग अब 100 रुपये महीने की फीस लेते हैं, विच इज़ फ्री। हमने एक टोकन फीस लगाई हुई है, 26 लोगों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, मार्टन रोड में ये स्कूल है हमारा, 4 यूनिट्स है, दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग होती है हमारे यहाँ। 12 घंटे लोड शेडिंग के बाद भी जो लाइट आती है उसके अंदर अब यूपीएस के मसाइल, जनरेटर के मसाइल। अब हम बहुत सा जो क्रिएटिव काम करने के लिए निकलते हैं ना, मेरी एक जॉब है, मैं वो जॉब के बाद जब यहाँ पर टाइम देने के लिए आता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ कि रोज़ाना मेरा मसला, लाइट के मसला, जनरेटर का मसला, यूपीएस का मसला ख़त्म हो जाते हैं। और हमने जो स्टेम लर्निंग करवानी है, जो करवा रहे हैं, जो उनको डिजिटल आर्ट सिखाना है, जो सिखा रहे हैं, उसके अंदर जितना मैं चाहता हूँ ना अपने आप को मज़ीद अप्लाई करूँ, वो नहीं कर पाता। तो ज़ाहिर है कि इतनी जब तक कंड्यूसिव कंडीशन नहीं होंगी क्रिएटिविटी के लिए किसी के लिए, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। यही सबसे बड़ा जो आपने सवाल किया था ना, कि क्यों जो है टैलेंटेड लोग बाहर जा रहे हैं, उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि वो अपना जो टैलेंट होता है ना, वो यहाँ पे यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि यहाँ पे यही मसला है कि यार बैटरी के अंदर पानी डालना है, ठीक है, जनरेटर ऑन करना है, उसका स्विच ऑफ करना है, पीक टाइम आ गए तो पीक टाइम पे फ्रीज़र, क्योंकि देखें यार जो मिडिल क्लास है ना, उसके अंदर ये है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इस टाइम पे, जो अब अपना फ्रिज जो है वो बंद करके रखते हैं, बोलते हैं यार रात के टाइम पे चला लेंगे, 12 बजे के टाइम पे सोने से पहले, और सुबह बंद कर देंगे। तो हम तो बिजली का बिल इतना आएगा, बिजली का बिल है, तो हम तो इन मसले मसाइल में फंसे हुए ना, तो इनोवेशन क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, वो नहीं आ सकती। अच्छा, आपके साथ एक अजीब बात ये भी है कि आपने कभी नौकरी नहीं की, हाँ, जॉब नहीं की आपने, तो उसकी क्या वजह थी, और इस वक्त आप स्टार्टअप कल्चर्स को यहाँ पे कैसे देख रहे हैं। मेरे एक दोस्त है मुबशिर, उसकी कोई एक दोस्त है, उसका यहाँ पे स्टार्टअप है और तारिक रोड के पास, और अभी रिसेंटली रात को डकैती हुई, ताले तोड़ के सारे लैपटॉप ले गए, मशीन ले गए, वो बेचारी इतनी परेशान। मुझे मुबशिर ने बताया कि यार ये देखो कि यहाँ पर किस तरह से पैसे कमाए। अब कहते हैं कि इन्वेस्ट करो तो ये होता है। तो दो बातें मैंने मिला दी कि नौकरी ना करने की क्या वजह थी, और फिर जो स्टार्टअप कल्चर है इसमें क्या देख रहे हैं आप। यार नौकरी ना करने की कोई बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं थी कि भाई नहीं करनी और अपने बॉस बनना, ऐसा कुछ नहीं था, बगावत नहीं थी कोई, ऐसा कोई बगावत नहीं थी। वो ये था कि NED जब हमने फाइनल ईयर हो रहा था, तो ये सोच लिया था कि मास्टर्स करना है रोबोटिक्स में, ठीक है। तो वो हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था हमने फ़ौरन। सेक्शन ए वालों से लड़ाई जो थी आपको, तो वो उसकी वजह से हम कोरिया चले गए। तो वहाँ तो ये मेन रीज़न था। फिर उसके बाद भी ये नहीं था कि यार मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके बाद भी ये था कि मास्टर्स के बाद मुझे PhD ही करना है। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने मास्टर्स किया ना, और मास्टर्स में अल्लाह का शुक्र है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा कर ली थी, तो मेरे 13-14 रिसर्च पेपर, अच्छी पब्लिकेशंस आ गई मेरी ना, और अच्छे जर्नल्स में, अच्छी कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पेपर्स। तो उस टाइम मुझे और फिर मैं PhD जब करने गया ना, अच्छा मेरा एक ये था माइंडसेट कि यार जो भी चीज़ आप करें ना, वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो जब मैं PhD करने गया तो प्रोफेसर से, जर्मनी गए PhD करने के लिए? जर्मनी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख में था मैं, TUM। तो वहाँ पे मैंने अपने प्रोफेसर से यही बोला था कि मैं ऐसी चीज़ पे काम करना चाहूँगा जिसको मैं मार्केट कर सकूँ, लोग यूज़ कर सकें। तो जब मैं PhD कर रहा था ना, तो उस टाइम पे ये चीज़ मैंने देखी कि यार इतनी सारी, क्योंकि हमारा ना एक कंसोर्टियम बना हुआ था, यूरोप की 7-8 यूनिवर्सिटीज़ थी, उनके साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो रिसर्च पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे।
तो मैंने ये देखा यार ये हज़ारों की तादाद में रिसर्च पेपर हैं जो कभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। तो इसका व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डूइंग इट ना, ठीक है, पढ़ता भी नहीं हो, शायद कोई पढ़ता भी नहीं हो, सिर्फ हम ही एक दूसरे को पढ़ के और एक्साइट वो जो साइटेशन है वो देते रहते हैं और खुश होते रहते हैं कि भाई साइटेशन बढ़ गई। तो वहाँ मुझे ये हुआ कि यार मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके अंदर जो है वो मैं कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो, उसका प्रैक्टिकल प्रोडक्ट नहीं हो। तो दैट्स वाई दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैंने सोचा कि यार शुड अच्छा। उसके साथ ये चीज़ ऐड थी कि जब मैं मास्टर्स करके आया था वापस पाकिस्तान, तो जर्मनी जाने में 6-7 महीने थे वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो उस टाइम पे मैंने अपने कज़न को रोबोटिक्स सिखाई जो कि उस टाइम 7-8 क्लास में था। तो वो जब मैंने उसे सिखाना शुरू किया तो विद इन 1 मंथ वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया था जो मैंने एनईडी में बनाए थे। ओह नाइस। आपकी भी वो खान एकेडमी वाले सलमान खान हाँ, वाली स्टोरी है, तो उस तरह की वो थी। भी अपने कज़न को पढ़ाते थे Yes. यूट्यूब पे। तो मेरे ख्याल से फिर एसी बंद हो गया। नहीं, मैंने बंद करवाया। क्यों? यूपीएस बोल रहा। अच्छा, Okay. खुलवा दे। मसला नहीं, इसको भी पॉडकास्ट में डाल लेगा। हम यही बात कर रहे थे कि ये लाइट गई हुई जनरेटर पे लगा रहे हैं। अच्छा, आप तो- बताए थे अपने कज़न का। तो उस कज़न को जब मैंने पढ़ाया ना तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ अगर स्कूल में इम्प्लीमेंट हो जाए तो हमारा मास्टर बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। तो मैंने पीएचडी के साथ ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी। तो मैं रिमोटली यहाँ पे टीम को मैनेज करता था, 2-3 लोग मैंने हायर कर लिए थे। लेकिन जब मैंने ये देखा ना पीएचडी में और फिर ये भी चीज़ चल रही थी तो मुझे लगा कि यार आई शुड ड्रॉप माई पीएचडी एंड केम बैक टू पाकिस्तान। तो इस वजह से फिर मेरी जर्नी इसी था। तो ये नहीं था कि जॉब नहीं अच्छा, करनी। फिर पाकिस्तान वापस कब आए आप? 2016 में। 16 में। तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद कंटिन्यूसली बस एडवान हमने ग्रो किया। कोई आपने इश्क बना के रखा? हमने रोबोट मतलब जो कोविड का पीरियड आया उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स आए या क्या हुआ था कि उस जर्नी में परेशानियां कहाँ आई, वो कहाँ रुक गए आके? जो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो सबसे ज़्यादा परेशानी आई ना वो पिछले 1.5 साल में आई, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई ना और ऐसे ऐसे चीज़ें आया हो गई। हमने बोला यार अब नहीं हो सकता बर्दाश्त ना, ठीक है। कोविड वगैरह ये चीज़ें चलती हैं बिजनेस में। उस टाइम भी कोविड ख़त्म भी हो गया तो हमने नहीं सोचा था कि हम इसको जो है वो बंद करेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है ना और आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही थी एज अ कंट्री, तो फिर आप डिसीजन नहीं ले सकते कोई। तो मैं जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉडकास्ट सुन रहा है वो ये जानना चाहता है यार कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू ग्रो इन द करियर, तो आप चुपचाप से जो है वो अपना बैचलर्स करें पाकिस्तान से, उसमें अच्छी CGPA लेके आएँ विद स्किल्स। उसको करते ही आप जो है या तो कुछ अरसे यहाँ जॉब करें या फ़ौरन आप मास्टर्स करने चले जाएं बाहर किसी भी कंट्री में, ठीक है। मास्टर्स करें वहाँ से, मास्टर्स करने के बाद उसी कंट्री में जॉब करें और जॉब करें कम से कम भी 5 से 6 साल, ठीक है। तो जब आप 5 से 6 साल जॉब कर लेंगे ना बाहर, तो आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाएंगे, आपकी नेटवर्किंग अपनी इंडस्ट्री में हो जाएगी और उसके बाद अगर आप अपनी कंपनी स्टार्ट करें ना तो आपके सक्सेस के चांसेस जो है बिजनेस ग्रो होने में वो बहुत हाई हो जाएंगे कंपेयर टू जो मैंने पाथ लिया, ठीक है। मतलब कोई भी राइट या रॉन्ग नहीं होता पाथ, लेकिन मुझे लगता है दिस इज़ द मोर क्या बोलते हैं फुल प्रूफ प्लान, बेटर वे, ताकि आप अपनी सक्सेस जो है उसे ग्रो कर सकें। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टार्टअप कल्चर को इतना ज़्यादा ग्लैमराइज किया हुआ है ना कि हर यूनिवर्सिटी का बच्चा समझता है कि वो एलॉन मस्क बन जाएगा फ़ौरन। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अपने डायनामिक्स देखने, अपने कंट्री के डायनामिक्स देखने और अपनी फैमिली को देखना। स्टार्टअप के सक्सेस के लिए एक इकोसिस्टम भी तो दरकार होता है ना। वो इकोसिस्टम पाकिस्तान में है क्या? मैं तो इस चीज़ के बड़ा अगेंस्ट हूँ कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद आप अपना स्टार्टअप कर दें, ठीक है। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि मैंने मिस्टेक की थी, ठीक है। मुझे ये लगता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे एडटेक स्टार्टअप करना था ना, तो अगर मैं किसी एडटेक कंपनी में 5 साल काम किया होता ना मैंने, तो शायद मैं अपने स्टार्टअप को और बहुत अच्छी तरीके से चला सकता था। क्योंकि ये होता है कि जब आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि यार ये टीम कैसे बनती है, हायरिंग कैसे होती है, कहाँ पे क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो जब आप अपनी कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो आप अपने एक्सपेंस पे सीख नहीं रहे होते हैं, अच्छा, वो ऑलरेडी आप सीख चुके होते हैं। इंजीनियर के साथ ये भी तो मसला है ना कि जिस तरह सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हमें नहीं सिखाई जाती। कम्युनिकेशन में भी बहुत से लोग वीक होते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशनल हियरार्की क्या होती है, टीम बिल्डिंग कैसे होती है, ये सब तो नहीं सिखाया जाता। होती तो जाहिर सी बात है जब ये नहीं होती तो फिर आपको वो वाला राउट लेना चाहिए जिसमें ये चीज़ें आप सीख लें। क्योंकि देखें स्टार्टअप या बिजनेस ले लेते हैं, यहाँ पे हर बिजनेस का जो सक्सेस का जो रेट है ना वो बहुत कम होता है। मतलब शायद 90% से ज़्यादा जो स्टार्टअप या बिजनेसेस हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। शायद क्या, यकीनन ऐसा होता है। तो अब आप अगर 10% में आपको आना है ना,
तो फिर आपको ऐसा स्टेप लेने पड़ेंगे कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उस 10% में आने की वो बढ़ जाए। तो वो ये है। और ये मैं इसलिए वजह से भी कह रहा हूँ कि मैं जितने भी पाकिस्तानियों से मिला, जैसे मैंने खालिद रज़ा का बताया आपको, $600 मिलियन की कंपनी बेची। एक पाकिस्तानी है रागिब हुसैन, वो भी एनईडीएन है, आप नाम सुना होगा और शायद मिले भी हों। तो उन्होंने अपनी कंपनी $6 बिलियन में बेची। बिल्कुल ठीक है। उनका अगर आप बात देखें वो यही है कि उन्होंने यहाँ से एनईडी से किया, फिर बाहर गए मास्टर्स किया, इंडस्ट्री में जॉब की, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट की एक प्रॉब्लम को देख के, और इतनी कंपनी ग्रो कर ली। और इसी तरह से बेतहाशा पाकिस्तानी है, नवी शेरवानी है, इदरीस कोठारी है, बहुत सारे हैं। मतलब मैंने तकरीबन 100 ऐसे पाकिस्तानियों के साथ पॉडकास्ट किया है जो इस तरह के लोग हैं। तो लोग जो बोलते हैं ना कि यार पाकिस्तान में हम ना शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं कि यार मैं देखें 2 टाइप के लोग हैं। हम इसको थोड़ा सा ना वो कर देते हैं कि हमारे पास 2 टाइप की ऑडियंस है स्टूडेंट लेवल पे। एक वो है जो यूनिवर्सिटी में आ गई, एक वो है जो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकी फॉर एनी रीज़न अभी उसको। तो जो यूनिवर्सिटी में आ गई ना, उसके लिए सबसे बेहतर डायरेक्शन ये है कि वो मास्टर्स करे और जॉब करे और बाहर जाके अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करे और फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करे, अगर उसे कंपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है। वो कंटेंट क्रिएशन में, अमेज़ॉन के ऊपर सेलर बनने में, इन चीज़ों में और ई-कॉमर्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं अगर वो बाहर चले जाएँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। ठीक है। क्योंकि अगर आप ई-कॉमर्स करेंगे ना, तो ई-कॉमर्स के लिए फिर आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है सच। वो इंटर वाला बच्चा भी कर लेता है। कम से कम आपको ग्रूम तो करेगी ना, वो आपको लेकिन आप और ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं ना। मतलब आपके जब देखिए, इसी वजह से मैंने ग्रूम करेंगे ना, ग्रूम भी करेंगे। इसी वजह से मैंने आपको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि आप जब ग्रूम हो चुके हैं ना, तो फिर आपके लिए ये नहीं बनता कि आप ई-कॉमर्स स्टोर चलाएं। फिर आपके लिए ये बनता है कि आप ऐसी चीज़, जैसे आपके लिए ये बनता है कि आप फिर अपना फेसबुक बनाएं, आप फिर अपना अमेज़ॉन बनाएं। मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ कि जैसे $6 बिलियन वाली चीज़ को सोचे ना आप, हमें फिर चंद्रयान पे ले क्योंकि देखिए हाँ ये सही है यूनिवर्सिटी आप, क्योंकि आप देखें बड़े लेवल को आपने क्रॉस कर लिया, बड़ा सोचने के ज़्यादा हमारे उस तरह से आदत तो नहीं है ना। तो ये अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे अब कुछ लोग बोलेंगे शायद कि यार कंट्रोवर्शियल है ये बात। नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं, वो बोलेंगे यार ये खुद तो वहाँ चले गए, हो सकता है इनके बाप के पास बहुत पैसा होगा। ठीक है। लेकिन आपको मेरा बचपन पता है, हम जहाँ रहते थे, ठीक है, और जिस तरह से हमने अपना बचपन गुजारा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे घर में इस तरह से भी होता था कभी कभार कि हम एक वक्त का खाना नहीं खाते थे। ये मैंने देखा है खुद से ना। ठीक है। तो हम कोई अमीर नहीं थे। जो हम साउथ कोरिया गए थे वो प्योरली स्कॉलरशिप पे गए थे। और पूरा स्कॉलरशिप मिला था हमें ना, उसमें से अम्मा अब्बा ने ₹1 था ही नहीं उनके पास, कहाँ से देते। ठीक है। तो अच्छा, तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। हाँ, ये ज़रूर था कि उसे एक स्कॉलरशिप को लेने के लिए 100 जगह अप्लाई किया था। हमारे यहाँ ये होता है 2 जगह अप्लाई करते हैं, यार मुझे तो मिलती ही नहीं, कैसे मिलेगी 100 जगह। मैं अजीब से बात करूं, मैं शायद लकी रहा, मैंने पहली स्कॉलरशिप अप्लाई की, पहली मिल गई, उसके बाद होता है ना। लेकिन ये कि हर इंसान का अपना एक पाथ है। वो मेरे एक दोस्त का दोस्त है, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलता है, कहता है आपको यूरोप जाना है, आप 400 कंपनी में अप्लाई करें, बुला लेगा कोई। आप 400 कंपनी में अप्लाई करने का हौसला तो पैदा करें, उतने स्किल सेट तो पैदा करें कि जिस कंपनी को आप सीवी भेज रहे हैं वैसी टेलर करके, वैसी कस्टमाइज सीवी। ज़्यादा लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं। तो आपने बचपन की बात की ना, तो आखिर में हम उधर आते ना कि यहाँ पर आप बगदादी मस्जिद में हिफ्ज़ करते थे, तो वो क्या यादें हैं। और फिर माशाल्लाह से चले, अल्लाह ताला ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें तब्दील की और अब एक स्कूल और मदरसा सब कनेक्ट हो गया हमारा। तो क्या यादें हैं बचपन की आपकी, और जो एक पूरी जर्नी अब देखते तो कैसा महसूस होता है? यार मैं आपको बताऊं, मैं बगदाद मतलब हिफ्स करने से पहले आई वॉज वन ऑफ द डफर स्टूडेंट इन द स्कूल। क्योंकि जैसे हम स्कूल छोड़ के आए थे, हिफ्स किया था और फिर दोबारा स्कूल की जर्नी स्टार्ट की थी हमने ना, तो मैं क्लास में फेल होता था। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो लाइफ चेंजिंग हिफ्स करने के बाद हुआ ना, वो ये हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जहानत बढ़ गई। ठीक है। और उसके ऑब्वियसली बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि आप एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं, आपको इतने डंडे पढ़ने होते हैं कि आपको पढ़ना ही पड़ता है। मैं डंडों के बड़ा खिलाफ हो गया और यहाँ पे हमने लेकिन बैन लगा दिया मारपीट पे। लेकिन मुझे लगता है कुछ चीज़ों में ना थोड़े बहुत डंडे, मतलब वो वैसे भी नहीं, हम तो बहुत लेकिन वैसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ख़त्म भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एतदाल होना चाहिए वो डंडों में भी। ठीक है। तो उस टाइम पे ना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जो चेंज आया ना, वो हिफ्स करने से आया। और मुझे जब मैं साउथ कोरिया गया ना, दूसरा जो बड़ा चेंज, क्योंकि मैं मदरसे से उसको ऐड कर रहा हूँ, मैं जब साउथ कोरिया गया तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हिफ्स किया था। लेकिन साउथ कोरिया में क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, जब आप बैचलर मतलब अकेले होते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा होता है, वेले होते हैं, तो वहाँ पे मैंने ना दीन को बहुत पढ़ने की कोशिश की अपनी तरफ से ना, और कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी को बहुत किया ना।
तो उस चीज़ से जो दीन की कुर्बत हासिल हुई ना, वो उससे ना डिफरेंट लेवल की सोच दी। तो मुझे ये लगता है कि रिलीजन जो है ना, अगर वो वाकई में जो उसका कोर वैल्यू है ना, अखलाकियात और ये सारी चीज़ें, वो अगर हम सिखा दें ना अपने बच्चों को, तो माशरे के बहुत सारे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ हर बंदा ना फ़िरौन है। ठीक है, हमारा एक दोस्त है, वो बोलता है कि हमारे यहाँ एक वाकया बस शेयर करूँगा यहाँ पे, कि मेरी घर जो काम करने आती हैं, उनके यहाँ हुआ ये कि वो रहती हैं 80 गज के घर में। ठीक है, उनका मालिक मकान ऊपर रहता है। ठीक है, तो वो जो मालिक मकान है, उन्होंने उनको सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बातें सुनाई और उनके बेटे को मारा कि उन्होंने जो पानी की मोटर चलाई थी तो टैंक भर गई थी और पानी बाहर गिर गया था। तो आप सोचें कि एक जो 80 गज का जिसका अपना मकान है, वो इतनी फिरौनियत दिखा रहा है, तो यही बंदा या इसी माशरे का बंदा जब इतनी पावर और पैसा आ जाए, तो वो क्यों नहीं करेगा जो हम बड़े लेवल पे पाकिस्तान में देख रहे हैं। तो ये बात जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान में कि यार हम जो है वो हम पे जुल्म हो रहा है, एक्चुअली हम एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस लेवल पे हैं। तो अगर हम एज अ सोसाइटी ग्रो होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से रिलीजन का एक जो कोर वैल्यू है, जिसमें अखलाकियात जो एसेंस है, मतलब मैं इसको बोलता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल की उम्र से पहले वाली जो ज़िंदगी है ना, जिसमें अखलाकियात है, उनकी ईमानदारी है, वो वाली चीज़ कोर अगर सिखा दी जाए, ठीक है, तो है कि आपकी पूरी ज़िंदगी में नज़र आता है जो ऐलान नबूवत से पहले की ज़िंदगी है, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का पार्ट है, जो हम अक्सर सरफ नज़र कर लेते हैं। और फिर ज़ाहिर उसी अखलाक का मुजाहिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत के बाद हमें हमेशा करते हुए नज़र आते हैं। अच्छा, मदरसे के तलबा के साथ एक मसला ये होता है ना कि रोज़गार और माश का बड़ा मसला होता है। तो हमने यहाँ पर रोज़गार प्रोग्राम शुरू किए उलमा वफ़ाज़ के लिए कि जो स्किल सेट की आप बात कर रहे हैं कि कम से कम वो इतना सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, वेब डेवलपमेंट सीख लें, वो वीडियो एडिटिंग सीख लें, ग्राफिक डिज़ाइन सीख लें, जिससे वो रोज़गार कमा कर खुद अपने आप को बेहतर कर सकें। क्योंकि ये वो तबका है कि जो हमारे दीन में रहनुमाई करता है, जिससे हमारी आखिरत का मफाद वाबस्ता है, लेकिन दुनिया में हम इनको कमज़ोर छोड़ देते हैं, सिर्फ चंदे तक छोड़ देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, जिसको हमने यहाँ पे हल करने की कोशिश की है। माशाल्लाह से आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जामियत रशीद जो है, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ना। और उसका ना वो एक माइंडसेट है कि यार ये जो मौलवी साहब है ना, ये बस एक जो है कमीज शलवार में नज़र आएंगे और साइकिल पे चलते हुए नज़र आएंगे। तो ये परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है कि भाई मौलवी का मतलब ये नहीं है कि वो शलवार कमीज़ और जुब्बा पहन के कर रहा है, वो मतलब पैंट शर्ट में भी हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि, और मतलब ये चीज़ हमें ना शायद हमारे मदारिस में भी ना थोड़ा सा जहन खोलने की ज़रूरत है। जो मदारिस को लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं, जिस तरह से आप अपने इधर कर रहे हैं, तो दूसरे मदारिस को भी समझाने की ज़रूरत है, यार इन बच्चों को वो चीज़ें सिखानी ज़रूरी है जिससे ये पैसा कमा सकें। हमारे माशरे में एक जो सबसे बड़ा मसला और भी है ना, वो ये है कि हम पैसे कमाने को ना गलत समझते हैं। मतलब आपने सुना होगा कि यार बचपन में, क्योंकि हम जिस एरिया में रहे ना, तो मुझे अभी भी वो याद है जो आपने बात की ना, तो जो बड़ी गाड़ी से जा रहा है ना, उसने हराम कमाया है। मतलब ये इतना गलत थॉट प्रोसेस है कि, और ये आप अभी भी छोटे इलाके में चले आए ना, तो अगर कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा होगा ना, तो उसको इसी निगाह, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर ये बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां ऐसे होती हैं, बहुत सारे आपको ये माइंडसेट मिलेंगे। तो ये समझाने की ज़रूरत है, स्टिग्मास है, ये ब्रेक करने की ज़रूरत है। हराम कमाना गलत है, हलाल लहरे कमाना हक है आपका। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें तालीम दी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि अल्लाह में दुनिया अच्छा कर, वफिल आखिरत हसना, आखिरत भी अच्छी कर। तो जाहिर दुनिया अच्छी कैसे होती है? दुनिया इसी तरह से अच्छी होती है कि आप जायज़ तरीके से कमाएं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को नहीं पढ़ाया जाता ना, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें बताया जाए ना खतीजा ने किस तरह से बिजनेस किया, उनकी बिजनेस की क्या वैल्यूज थी। उस्मान गनी ठीक है, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हमारे यहाँ ना ले दे के ना 3-4 चीज़ें हैं जिसमें इस्लाम में फ़ोकस किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के पाँचा ऊपर पाँचा नीचे, तो हम इसी चीज़ में ही अटके हुए। हम जिस तरह से इनोवेशन में अटके हुए ना कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो हम यहाँ अटके हुए। तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो कि ये किस तरह से सॉल्व होगा। हो सकता है कि हम लोग जो इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोग
तो हो सकता है इस तरह की जब बहुत सारी बातें होना शुरू होंगी तो हो सकता है हमारी इस बात से अगर 2 बंदे भी अब वो mindset हमारे change अमल कर में लेते हैं। सबसे पहले आज अल्लाह करे और बिल्कुल फिर ये ऐसा ही कहलाए है, कि लोगों के अमल में इल्म अमल में आता है तो वो बिल्कुल ऐसा उसका ही है। फ़ायदा तो है। आखिर में कोई कंक्लूडिंग थॉट्स अगर आप देना चाहें, कोई ऑफ द स्कूल को मशवरा देना चाहें कि हम अपने काम को मज़ीद कैसे बेहतर करें? ऑफ द स्कूल माशाल्लाह से यार आपको हम क्या मशवरा देंगे, आप इंस्पिरेशन है बचपन से हमारे लिए, क्योंकि एनईडी के अंदर मैंने देखा कि किस तरह से आपकी जर्नी रही और क्या मैनूवर रहते रहे, ये नॉर्मली नहीं कर पाते लोग ना, मतलब इस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए। मशवरा तो नहीं है लेकिन एक सजेशन यही है कि स्टूडेंट्स के लिए और ख़ास तौर पे जिस तरह का माशा चल रहा है हमारा, कि हमें डिग्री प्लस स्किल्स दोनों पे फोकस करना चाहिए। मतलब हम सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। अगर वाकई में हमें पाकिस्तान को डेवलप नेशन के तौर पे लेके जाना है ना, ये तो हम कर रहे हैं, तो हमारा हॉल मार्क है कि हमने बस जो ना अपने सिलेबस के अंदर भी स्किल बेस्ड कोर्सेज डाल दिए हैं और फिर हम्म। वीकेंड में अलग से भी करवा रहे हैं। बल्कि हम तो इतना स्किल बेस्ड कोर्सेज अरे करवाए थे, इसमें कभी कभी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स के ज़्यादा पता आपको अपने माइंड सेट इसमें होता एक है चीज़ कि मैं यार इतना काम सिर्फ करवा रहा हाँ हूँ। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा। मेरे ख्याल से ना एक शायद आपने वेबसाइट देखी हो कोर नॉलेज के नाम से ना, ठीक है। कोर नॉलेज वेबसाइट ये कहती है कि यार ये जो आप 10 साल में अपना करिकुलम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, ग्रेड 1 से लेके मैट्रिक तक, ये करिकुलम आप 3 साल में पढ़ा सकते हैं। हाँ तो यू डोंट नीड बिल्कुल। टू वेस्ट। इत्तेफाक ऐसा है कि हमने इस्लामिक जो कैंपस शुरू किया ना इस साल, तो हमने क्लास 1 और 2 को मर्ज किया है, 3 और 4 को मर्ज किया है, 5 6 को और 7 8 को। उसकी वजह यही है कि हमने मर्ज मॉडल पे फास्ट ट्रैक प्रोग्राम बनाया कि ताकि हुफाज हिफ्ज भी कर सकें या जिन्होंने हिफ्ज कर लिया है वो तेज़ी से पूरा कर सकें। सर मसला कहाँ आता है नबील भाई? मसला आता है जब हम 9th क्लास में आते हैं। मतलब मेरे साथ हुआ है, 2 साल मैंने 8 क्लास पे मेहनत की और तमाम टीचर्स ने मेहनत की। मैं तो दायरे के एक हिस्सा ही हूँ छोटा सा ऑफ द स्कूल का, बहुत लोग मिलके चला रहे हैं। तो वो हमने उनको सिखाया क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है, तुमने जो है ना खुद ऐसे लिखना है, तुमने स्टेम लर्निंग पे फोकस करना है। जब वो 9th क्लास में आता है तो फिर हम उनको वही सब रटा रहे होते हैं, उर्दू भी रटाते हैं, सिंधी भी रटाते हैं, इंग्लिश भी रटाते हैं, इस्लामियत भी रटाते हैं, हत्ता कि हम उनको न्यूमेरिकल रटा रहे होते हैं। हम उनको जो है वो पूरे सोल्यूशन याद करवा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर वो न्यूमेरिकल उस तरह से लिख के नहीं आएगा नंबर तो नहीं मिलने वाले। तो हम बहुत ही अजीब से मसलों में फंसे हुए हैं कि हमें कहीं ना कहीं एतदाल की राह ढूंढनी पड़ती है। जो हल है ना वो है हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड रिजीम आपको करनी पड़ेगी। हाइब्रिड अप्रोच के रिजीम हल तो नहीं हुआ सब मुल्क के लिए। हाइब्रिड अप्रोच के बगैर ना कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप सिर्फ एक ट्रैक पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नहीं वो बोर्ड बात देखना आपकी है। ठीक है, लेकिन देखें हम जो फंसते हैं ना वो ये कि बच्चा बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है कि जाहिर है कि उसको शौक तो होता है उस चीज़ों के अंदर, वो कर भी रहा होता है, वो वीकेंड पे भी आ रहा है। अब हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे 7 दिन आते हैं, वो 5 दिन वो स्कूल आते हैं, फिर 6-7 दिन वो 2-2 कोर्सेज कर रहे होते हैं। तो कभी भी वालिदैन परेशान हो जाते हैं कि आप बच्चों में क्या पढ़ के फूक दिए, 7 दिन स्कूल बैठे हुए। तो हाँ चीज़ें हैं, मसाइल। हालांकि मैं एक बात बताऊँ आपको, सिंध बोर्ड ने जो नई किताबें लॉन्च जो की ना इन 2 सालों में, वो बहुत बेहतर है। मतलब कंपेरेटिवली जो मैंने और आपने और हमारे अब्बा अम्मा ने वो सब एक ही किताबें पढ़ी थी, उसके मुकाबले में वो फेडरल के स्टाइल पे, ओ लेवल के स्टाइल पे किताबें हैं। लेकिन उनके लिए वो हम वही कहेंगे कि बड़ी देर की मेहरबा आते आते वो बहुत सालों के बाद वो चीज़ें आई हैं। कुछ चीज़ें तो बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी ना डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। नॉलेज इकॉनमी है ना हमारी, सिर्फ हमारे पैसों के हवाले से सोसाइटी में डिस्पैरिटी नहीं है, हमारी नॉलेज इकॉनमी में बहुत डिस्पैरिटी मतलब बहुत फासला है। कि कुछ लोग बहुत प्रिविलेज हैं कि उनके घर वाले उनको शुरू से पढ़ाते हैं, अंग्रेजी सिखा देते हैं, उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते हैं, उनको कोडिंग सिखा दी, रोबोटिक्स सिखा दिया। लेकिन कुछ लोग आप जैसे होते हैं कि जो बहुत ही मुश्किल हालात से निकलते हैं, लेकिन ये कि फिर आपने जाहिर है कितना काम किया कि वो आपका अपना यूट्यूब चैनल, आपका फेसबुक चैनल उस बात का गवाह है। आपके वलीमे में खड़ा हुआ रिपोर्ट उस बात का गवाह है। वो रिपोर्ट कहाँ है आजकल? रोबोट हमने बनाया और उसे भेज दिया 10 लाख रुपए में अमेरिका पाकिस्तान। एक हमने यूएस में बेचा था, वो तो खैर महंगा था। एक पाकिस्तानी कंपनी को बेचा था, वो सस्ता बेचा था, पाकिस्तानी पैसे। मतलब आप अपनी रिपोर्ट की याद में अब यूएस जा रहे हैं मिलने के लिए उससे? हाँ लाजमी सी बात है। चल अल्लाह ताला आपका खैर सफ़र खैर व आफियत से करे और जहाँ भी आप रहें खुश रहें। और यकीनन हम पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे। जो हमारी नाअहलियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उनको सबसे पहले एडमिट करें, एडमिट करके उसको ओवरकम करें और कोई ऐसी डायरेक्शन लें कि जो अच्छी डायरेक्शन हो। मेरे एक उस्ताद हैं अहमद जावेद साहब, उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा लाहौर में कि यार मुल्क ठीक करना ना तो एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, पहला कदम रखना पड़ेगा और फिर 100 साल लगेंगे। तो मैं उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सर जो पिछले कुछ सालों में हुआ ना, तो अगर हमने डायरेक्शन सही ली तो 120 साल लगेंगे। क्योंकि ये बात 6 साल पहले गई थी उन्होंने मुझे। तो वो जो 100 साल को 94 साल होना चाहिए था, लेकिन बहुत अफसोस ये है कि अब वो सफ़र हमें लगता है कि 120 साल का हो गया। लेकिन अल्लाह करे कि हालात बदलें और
ऐसा मौका आया कि नबील भाई फिर पाकिस्तान वापस लौटें और रोबोटिक्स में जो ये अच्छा काम कर रहे थे वो ये करते रहें ताकि बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी।